मेरा तो ये मानना है कि जो झुग्गी झोपड़ी में है उनके लिए राइट टू एनर्जी होना चाहिए। वो क्या करते हैं, उसमें दिन भर काम करके एक अपना सिगड़ी या वो जलाते हैं, उसमें दाल और चावल बना लेते हैं। रिवर्स सोचो आप, लेट अस अज्यूम आपने वो उतना कनेक्शन नहीं दिया उनको, तो वो क्या करेंगे? वो कंडे फ्यूल जलाएंगे या फिर जो कुछ भी चीज जो उनको मिलता है ना डेंजरस जो होता है अपना प्लास्टिक, वो टायर जलाते हैं सब। हाँ, सबसे इजी है टायर। अभी भी इतना पॉल्यूशन है। एग्जैक्टली सर। पर आप हम लोग के घरों में क्या होगा जब इतने पॉल्यूशन में हालत खराब है? तो अब जब ये अगर पूरे झुग्गी झोपड़ी के लोग जलाना शुरू कर दें और खाना बनाना शुरू कर दें, तो ये जो मतलब इट इज माई पर्सनल व्यू, इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू एनर्जी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस टू एनर्जी होनी चाहिए, वो सबका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। उसके बाद कोई यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली देन यू चार्ज एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड। जब आप पानी फ्री में दे रहे हैं, जब आप बहुत सारी गैस फ्री में दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, तो एक मिनिमम ह्यूमन लिविंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी मुझे लगता है उतनी। राशन आप देते हो फ्री में, तो गवर्नमेंट को एज अ वेलफेयर स्टेट इतना करना चाहिए। इट इज एडवांटेजेस टू अस ऑल्सो, आप ये मत सोचो। और जब एक माँ एक पेड़ काटती है घर में खाना बनाने के लिए, लेट अस नॉर्मल सोच लेते हैं, हम लोग गांव का सोच लेते हैं, आप तो हम शहर की बात कर रहे हैं। मैं उसको ये मना नहीं कर सकता कि भाई पेड़ मत काटो, वो बोलेगी मेरे को तो खाना बनाना है, ठीक है। अब वो धुएं से छोड़ दो, धुएं से हम इमेजिन कर रहे हैं उसी को प्रॉब्लम हो रही है, हमें नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो हेल्थ का बजट तो देश का बढ़ ही रहा है। एक पेड़ 7 दिन का खाना बनाता है, और अगर 3.2 बिलियन लोगों के पास खेत नहीं है, अगर आपके पास अगर क्लीन फ्यूल नहीं है कुक करने का, आप एवरेज समझ लो कि 4 लोगों का 5 लोगों का परिवार, लेट अस अज्यूम एवरेज आप समझ लो, तो कितनी मिलियन पेड़ रोज कटने हैं, हर हफ्ते हफ्ते कटने हैं। अगर आप राइट टू एनर्जी प्रोवाइड कर दो, या आप टेक्नोलॉजी डेवलप करके सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग फूड कर दो, सो कितने पेड़ आपके बच रहे हैं। 1 मेगावाट का जब सोलर प्लांट लगता है, क्योंकि अभी सोलर प्लांट का डिस्कशन हो रहा था एनवायरमेंट को लेकर के, 1 मेगावाट का सोलर प्लांट 30,000 पेड़ के बराबर है। सो दिस एनर्जी रेवोल्यूशन, एनर्जी ट्रांजिशन, ये बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्चुअली, ठीक है। लेट्स कम सर वो भी हम ना चोरी नहीं कर रहे सर एक्चुअली। यदि आप देखेंगे ना मोटा मोटी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने हर्डल हैं एक कनेक्शन लेने के लिए जो वो मिट आउट ही नहीं कर पाता। यदि आप देखेंगे ना जिस प्लॉट में वो झुग्गी झोपड़ी पड़ी है, वो उसने एक कनेक्शन ले रखा, उसके मालिक ने और सबको बांट रखा कि मतलब 200 रुपए लेने हैं या 500 रुपए लेने हैं। नहीं, आपके यहाँ खत्म हो गया, हमारे यूपी में अभी भी चल रहा है सिंगल पॉइंट कनेक्शन जो है, और वो वसूल कर रहा है, वो चोरी कर रहा है एक्चुअली। कि उसने 20 कनेक्शन या 100 कनेक्शन बांट दिए, वो देने को तैयार है 200 रुपए बिजली डिपार्टमेंट को, लेकिन वो 200 रुपए लेने के लिए आप में जो फैसिलिटी दे रखी है वो अवेल ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो उसके पास है नहीं, तो वो बिजली कभी लेगा ही नहीं, कभी गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ेगा ही नहीं किसी भी, क्योंकि उसके पास वो सब चीजें है नहीं। करेक्ट। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 5 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म विद इन इलेक्ट्रिसिटी। One first dispute resolution mechanism is criminal dispute resolution mechanism. Second dispute resolution mechanism is regulatory dispute resolution mechanism. Third dispute resolution mechanism is civil. Fourth है contract enforcement. And fifth है consumer dispute resolution mechanism. ये 5 dispute resolution mechanism. Contract enforcement और consumer. ये विद इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बात कर रहे हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बियॉन्ड 7 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है। सो वन इज DRC विच इज कॉल्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। सेकेंड इज NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो पावर सेक्टर के जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं मैटर्स वो NGT में जाते हैं। थर्ड इज हाई कोर्ट, अगर किसी रेगुलेशन को चैलेंज करना है या रूल को चैलेंज करना है, देन यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट, नॉट टू द रेगुलेटरी कमीशन। इफ यू आर नॉट चैलेंजिंग द रूल और रेगुलेशन, देन यू गो टू द रेगुलेटरी कमीशन। नेक्स्ट है इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल। सो अगर 2 रिवर्स हैं,
then in that case it is interstate water tribunal which will decide the matter. प्राइवेट लैंड एक्विजिशन का मैटर है तो रेवेन्यू कोर्ट जाएगा. दैट मींस डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. गवर्नमेंट का लैंड एक्विजिशन है, देन इट विल गो टू कलेक्टर एंड देन रेफरेंस टू लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी. ये 7 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताया है मैंने कि 7 बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, 5 विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो 7 बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो आप एक काम करना, मैं वीडियोस बाद में बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा, आप अपने आप देखते रहना, आपकी करियर आपका चलता रहेगा. अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रेगुलेटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. हाउ इज रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व्ड इन द पावर सेक्टर. अब रेगुलेटरी डिस्प्यूट का क्या मतलब? रेगुलेटरी डिस्प्यूट का मतलब 3 चीजें, 1 1 2 3. फर्स्ट इज अगर कोई भी इशू विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंस है, सो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई लाइसेंस्ड एक्टिविटी, अगर लाइसेंस का कोई इशू है रेगुलेटरी डिस्प्यूट है. सेकेंड डिस्प्यूट इज टैरिफ. टैरिफ का कोई भी इशू है, आपने एरर फाइल करा, कम है, ज्यादा है, कहीं भी है, इट इज रेगुलेटरी डिस्प्यूट. थर्ड, जो मैंने सेमी रेगुलेटर्स बताए हैं उनके अगेंस्ट या उनके रूल्स, उनके स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेशंस को, उनको एनफोर्स करने की बात है. फ्रीक्वेंसी को, स्टैंडर्ड्स को, फ्रीक्वेंसी को, ट्रांसमिशन प्लानिंग को एनफोर्स करने की बात है. दैट इज ऑल्सो रेगुलेटरी डिस्प्यूट, इंक्लूडिंग अ रेफरेंस. जब आप कलेक्टर के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल करते हैं वर्क्स अथॉरिटी के अगेंस्ट, वो भी रेगुलेटरी डिस्प्यूट है. तो ये 3, एक हो गया आपका लाइसेंस से रिलेटेड, एक हो गया टैरिफ से रिलेटेड, एक हो गया आपका सेमी रेगुलेटर से रिलेटेड. सो आज आपको क्लियर हो गया कि रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स क्या होते हैं. बार बार हम बात करते हैं रेगुलेटरी डिस्प्यूट. एंड ये चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चैनल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको बोलते हैं एफएनसी, फोरम नॉन कन्वीनियंस. इसका मतलब ये होता है ऑल्टरनेटिव एफिकेशियस रेमेडी अगर अवेलेबल है आपके पास और आप रॉन्ग चैनल पे चले गए तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, आपकी कंपनी का भी टाइम वेस्ट करोगे. अल्टीमेटली फिर हाई कोर्ट या जो भी इंस्टीट्यूशन है बोलेगा भाई ऑल्टरनेटिव एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल थी, आपको कोर्ट में जाना था, कंज्यूमर में जाना था, आप यहाँ क्यों आए हो? आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो 2 साल बर्बाद किए, फिर आपने असेसिंग मतलब फिर वो नए चैनल शुरू करा. तो इसलिए एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द पावर सेक्टर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो ऑल द चैनल्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. सो जो भी आपके पास, आपकी कंपनी हो या आपका फ्रेंड हो आपके पास आए तो आप उसको करेक्ट चैनल बता पाओगे, यार यहाँ है, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे तुम एप्लीकेशन फाइल करो. ठीक है. अब जैसा हमने जो एक्ट्रेस है पन्नू की डिस्कशन करी और फिर हमने अरशद वारसी का डिस्कशन करा, देन हमने रति अग्निहोत्र का, सबके आंसर यहीं पे. ठीक है. तो फर्स्ट रेगुलेटरी डिस्प्यूट हमने समझ लिया. रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स में फर्स्ट स्टेज जो रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स का है वो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. सो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड्स रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स. अपील अगर किसी को फाइल करनी है देन अपील विल डायरेक्टली गो फ्रॉम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन टू अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हो गए हैं. जब मैं बोलता हूं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन आपको पता है, अब मैं बोलता हूं लॉ आपको पता है, मैं बोलता हूं पॉलिसी आपको पता है, अभी आपको स्टैंडर्ड नहीं पता और बीच में बता दूंगा आपको. ठीक है. अपील जाएगी फ्रॉम अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुप्रीम कोर्ट अपील जाएगी. ठीक है. तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन क्या है. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन से अपील कहां जाएगी. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक्टल से सुप्रीम कोर्ट अपील कहां जाएगी, कौन से सेक्शन में जाएगी. तो सेक्शन 125 एंड सेक्शन 1.1. सेक्शन 1111 लकी नंबर है, उसमें अपील जाती है अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे और सुप्रीम कोर्ट जाती है सेक्शन 125 में. डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो फर्स्ट अपील है वो राइट है. सो अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अपील करने का राइट है. इट विल बी एडमिटेड एनी हाउ. आप किसी को भी खड़ा कर दो, आप खुद भी खड़े हो जाओ तो एडमिटेड है अपील, कोई इशू नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपका राइट नहीं है. जो सेकेंड अपील है वो ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में जाएगी. सो यू हैव टू फर्स्ट थिंक, जब प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट दे दें तो आपको लिखना पड़ता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या इन्वॉल्व है. आप जब बताओगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ, देन इट इज एडमिट, अदरवाइज इट विल बी डिसमिस्ड इन लिम्ने कि यार इसमें तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, वी कंकर विद व्हाटएवर इज द डिसाइडेड बाय एप्टेल. सो वो मिस आउट नहीं करना चाहिए, वो हमेशा इंक्लूड करना चाहिए. लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हो गया, राज्यसभा में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट गया तो देयर वाज ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन था अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के.
और इतनी मेहनत के बाद 2003 में जब लोकसभा से पास हो गया तो जो पावर मिनिस्टर भी वरिड थे कि भाई इसको राज्यसभा से पास करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म सेंट्रल लेवल पे फटाफट हो जाए। लेकिन राज्यसभा में जो ऑब्जेक्शन था, स्टेट्स के ऑब्जेक्शन जो बताए गए, उस ऑब्जेक्शन में प्राइमरी ऑब्जेक्शन था पावर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। सो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें पावर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में वर्ड्स लिखे थे जनरल पावर्स एंड सुपरिटेंडेंस, जनरल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल ओवर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये पावर जो सिमिलर थे हाई कोर्ट के ऊपर जो पावर सुप्रीम कोर्ट की है वो म्यूटस म्यूटेंडिस एग्जैक्टली कॉपी से सिमिलर थे। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ रेगुलेटरी कमीशन, ट्रांसफर ऑफ रेगुलेटरी कमीशन, बहुत सारी चीजों में इंटरफेरेंस रहता अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। सो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहना था कि भाई ये आप इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को असर्व कर रहे हैं। सो एक अश्योरेंस दिया गया कि आप इसे पास होने दीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को, हम तुरंत इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल मूव इन अमेंडमेंट। इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का 2003 में ही आ गया और उस अमेंडमेंट का पर्पस ही ये था कि जो पावर्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वो डाइल्यूट कर दी जाए और उस पावर को, जो जनरल पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल था, उसको चेंज करके इशू ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी फंक्शंस कर दिया गया। इसका मतलब जनरल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल को हटा करके इशू ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस में बदल दिया गया, जिसका मतलब कि एप्टेल इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता था। इसीलिए जो एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ रेगुलेटरी कमीशन, उसमें मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि क्या है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये इशू एंड वेदर दिस अमेंडमेंट विल हैव इंपैक्ट ऑन दैट कि भाई एप्टेल के पास उतनी पावर्स हैं भी कि नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, और कर सका तो कैसे कैसे करेगा। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वो क्यों हो रहा है। ये फैमिली है ना, जो जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, मदर फादर डॉटर टुगेदर, आप इनको क्या बोलते हैं? फैमिली। आप ये नहीं बोलते पापा मम्मी बेटी, नहीं बोलते आप, जैसे साथ में बताना चाहते हो फैमिली। सिमिलरली पार्लियामेंट इज अ फैमिली, पार्लियामेंट इज इक्वल टू फैमिली। ठीक है, जैसे 3 एंटिटीज फैमिली में है, वैसे पार्लियामेंट में 3 एंटिटीज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों में से अगर किसी ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया, काम नहीं बढ़ेगा, एक्ट बनेगा ही। सो लोकसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है एक्ट, प्रेसिडेंट भी ओरिजिनेट कर सकता है एक्ट को, राज्यसभा भी ओरिजिनेट कर सकता है एक्ट को, तीनों एक्ट को ओरिजिनेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे लोकसभा ने ओरिजिनेट करा तो राज्यसभा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, दोनों ने 3 अप्रूवल हो गए, बन गया है। प्रेसिडेंट से ओरिजिनेट हुआ तो लोकसभा राज्यसभा जाएगा, तीनों ने पास कर दिया, बन गया है। सिमिलरली अब ये फैमिली क्लियर हो गई। तो जब भी कोई भी एक्ट को या बिल आता है, सबसे पहले उस बिल की कॉपी सबको भेज दी जाती है। सो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी भेज दी जाती है, लोकसभा के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेज दी जाती है, प्रेसिडेंट को भी भेज दी जाती है। तो एवरीबॉडी इज वेल इन्फॉर्म्ड। तो जब वो मैटर उनके पास आता है, उनको पहले से ही पता होता है, रिसर्च होती है कि इस मैटर में, इस एक्ट, इस बिल में, उसको बिल बोलते हैं जब तक नहीं बन जाता। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब प्रेसिडेंट ओरिजिनेट करता है किसी बिल को, तब उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, और वो टेम्पररीली अप्लाई हो जाता है 6 महीने तक। लोकसभा, क्योंकि इट इज इमरजेंसी पावर, उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है अनलेस एंड अनटिल राज्यसभा लोकसभा पासेस इट। बाकी जब राज्यसभा और लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसको बिल वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इतना डिफरेंस है। तो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इतने कागज आते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, एक बंदा सिर्फ रिसर्च में लगा रहता है कि किस बिल में, किस एक्ट में, किस रूल्स में तो एक्चुअली ना क्या लिखा है। वो पार्टी का स्टैंड होता है। जब भी राज्यसभा को मेंबर बोलते हैं ना, तो वो अपनी उनकी पार्टी का जो स्टैंड होता है वो आगे बढ़ाते हैं। तो पार्टी के जो रिसर्च टीम होता है ना, वो रिसर्च करके देता है उनको कि भाई आपको ये बोलना है, क्योंकि वहां लॉयर तो जाता नहीं कोई भी। उस पार्टी को आपको बोलना होता है, सांसद को बोलना होता है कि भाई क्या पार्टी का स्टैंड क्या है इसको। इन्फॉर्मेशन सब चीज की सबको होती है, क्योंकि अगर लोकसभा में प्रेजेंट करा है बिल और पूरे 550 मेंबर्स को भेजा गया है, उनकी रिसर्च टीम पार्टी की वर्क करना शुरू कर जाती है। जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सब मिल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन की कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। बहुत बंडल्स आते हैं पेपर के, पढ़ने वाले बंदा चाहिए जो पढ़ सके उन बंडल्स को। इसमें एक चीज और भी है, जब हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं कि वो अकाउंटेबल नहीं है, वो अकाउंटेबल है। पर अकाउंटेबल किसको है? पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है।
तो जिस तरह से जब भी कोई नया रूल बनता है उस रूल को पार्लियामेंट में 30 डेज के लिए 40 डेज के लिए रखना कंपलसरी होता है। सिमिलरली कोई भी रेगुलेशन अगर रेगुलेटरी कमीशन बनाता है उस रेगुलेशन को प्लेस करना पड़ता है पार्लियामेंट में 30-40 डेज के लिए। पार्लियामेंट चाहे तो उसको अमेंड कर सकती है। डेज 30 या 40 डेज है, वो मेरे को देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। फाइनेंस मैटर में और सबके लिए नहीं। अरे सर कुछ और बोल रहा हूं मैं। रेगुलेशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कोई भी रेगुलेशन बनाएगी वो रेगुलेशन तब तक वैलिड नहीं होता है जब तक वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट मींस लोकसभा और राज्यसभा में 30 दिन के लिए नहीं प्लेस हो। अब वो 30 डेज है या 40 डेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये करना होता है बस खाली इट हैज टू बी लेट टू द पार्लियामेंट पास आते हैं ड्यूरिंग द सेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कुछ नहीं होता उसमें ऐसा डेज का नहीं है। हाँ, और ले करने के बाद भी उनके पास अथॉरिटी वो सारे पेपर्स आते हैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास और उनके पास ये वाले पेपरों को कोई छेड़ता नहीं सर जनरली, क्योंकि रेगुलेशन के क्योंकि छोटे मैटर्स होते हैं क्योंकि वो एक्ट से गवर्न हो रहा है तो इसलिए जनरली उनको पेपर को छेड़ता नहीं है। एक्ट को जरूर हाँ वो पढ़ते हैं ठीक से, जो जैसे प्राइवेट वेब के लिए आपने बताया उसको तो एग्जामिन करते हैं माइन्यूटली। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जनरली मतलब बहुत कम ऐसा कि कोई उठा के उसे मतलब देखता होगा, वो ऐसे ही जाते पार्लियामेंट में ले हो गए और उनका क्या है। करेक्ट राइट। पर उनको ले करना कंपलसरी है और पार्लियामेंट के पास पावर है उनको अमेंड करने की। मतलब गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट चाहे तो उनको अमेंड करके दे सकती है और अमेंड करके देगी तो इट इज कंपलसरी फॉर रेगुलेटरी कमीशन टू डू इट। बट रेगुलेटरी इंपॉर्टेंट बात यह है दे डोंट हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे गवर्नमेंट रूल्स भेजती है वैसे रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेशन भेज रही है, बस इतना ही अंतर है, इतना डिफरेंस, उनकी अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर्स। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि रेगुलेटरी फंक्शंस क्या होते हैं। सेकेंड आते हैं हम लोग। अब आज की तारीख में अगर हम मेरठ की बात करें तो AT&C लॉसेस आज कितने हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। टेक्निकल लॉसेस HT का मेरठ में 5% है, LT के लॉसेस 10% है, 15% लॉसेस है। थर्ड इज कमर्शियल लॉसेस की बात करें तो डिफॉल्ट मीटरिंग की वजह से 0.5% लॉसेस है, बिलिंग इनएफिशिएंसी की वजह से 2% के लॉसेस हैं, प्रोविजनल बिलिंग की वजह से 2.5% लॉसेस हैं और कलेक्शन इनएफिशिएंसी की वजह से 4% लॉसेस हैं, थेफ्ट एंड पिल्फरेज की वजह से 11.5% लॉसेस हैं आज। ठीक है, हमारे मेरठ से ये दोनों एग्रीगेट एंड टेक्निकल कमर्शियल लॉस बना के इतना लॉस होता है। थेफ्ट का लॉस अभी भी बहुत ज्यादा है। आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है क्या होता है 5-10-20% होता है मैक्सिमम। अगर 11.5% यहाँ थेफ्ट में जा रहा है और बाकी भी बहुत सारी जगह लॉस जा रहा है, इनएफिशिएंट बिलिंग और ये सब, ये भी तो एक तरह एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉस ह्यूज है। अब इसको कम करने के लिए कुछ ड्रास्टिक मेजर लेना था गवर्नमेंट को। ड्रास्टिक मेजर में उन्होंने बोला आइडेंटिफाई करा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये था कि जब थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मैटर क्रिमिनल कोर्ट जाता था तो उसमें क्या होता है, मर्डर और ये सारे केसेस उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एब्डक्शन, तो इन केसेस को प्रायोरिटी देते थे वो। थेफ्ट में मतलब वो लास्ट रहता है मैटर, ये थेफ्ट का ही तो मैटर है इसमें। तो एक प्रोविजन इंक्लूड करा गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में फॉर स्पेशल कोर्ट्स। सो एवरी स्टेट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज courts, special courts are criminal courts, but they will decide only electricity matters so that वो matters expedite हो सके, number 1. Number 2, जो भी criminal matter होता है उसमें 2 elements compulsory होते हैं। 2 elements mens rea, actus rea। mens rea मतलब mental element and actus rea मतलब physical element, compulsory। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक एक्सेप्शन कार्व्ड आउट है और एक्सेप्शन जो कार्व्ड आउट है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है डिसऑनेस्ट। भाई जब आप इलेक्ट्रिसिटी के थेफ्ट के मैटर्स की बात करते हो तो एक होता है ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 लेवल्स होते हैं। ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई कर रहा है और उसने बिल नहीं पे करा तो रेमेडी डिस्कॉम के पास क्या है, बिजली काट दो। तो बंदा जाएगा और ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है बंदा, सेक्शन 56 में जाके बिजली काट देगा, यार तुमने बिल नहीं दिया मेरा। अब चलो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सेक्शन 126 में डिफाइंड है, जो हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, मतलब आज ही देखेंगे। अगर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो एक इंस्टीट्यूशन है जो मैक्सिमम 12 मंथ्स की पेनल्टी लगा के इंटू 2 मैक्सिमम पेनल्टी लगा करके एक प्रोविजनल एंड फाइनल असेसमेंट भेज सकता है। अनऑथराइज्ड को छोड़ दो, ऊपर लेवल पे चले जाओ। डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेंटल एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है, थेफ्ट के मैटर आ रहे हैं, मतलब फिजिकल किसी ने एक्टिविटी करी और दूसरा हिज इंटेंशन इज नॉट करेक्ट, इंटेंशन उसका थेफ्ट करने का, कुंडी कनेक्शन या जो भी जैसा भी आप है। डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप दोनों ऑफेंसेस साथ में लगा सकते हो। सो आप थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एफआईआर फाइल कर सकते हो और 126 का नोटिस उसके पे डाल दो, अलाउड है ये। बिकॉज 126 unauthorized use of electricity is subset of dishonest. 126 is a civil procedure, 135 is a criminal procedure. Both can be done simultaneously. लेकिन ये लेवल देखना पड़ता है कि किस लेवल पे आप क्या कर रहे हो, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। अब हमने मेरठ का देख लिया कि AT&C लॉसेस कितने होते हैं, और ये भी समझ लिया कि मेंटल एलिमेंट और फिजिकल एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन आईपीसी में थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो एफआईआर फाइल होती थी, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 135 में थेफ्ट की एफआईआर फाइल हो रही है। उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि मेंटल एलिमेंट प्रिजम्पटिव है। सो इफ यू सी सेक्शन 135 में ये हो रहा है, if artificial means is used by the consumer, it is presumed that there is mental element, dishonesty है। So आपका जो डाइल्यूशन, जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है कि भैया आपने तार जब्त कर ली और फोटो खींच ली और वीडियो बना दी, तो कोर्ट में ये प्लीड करोगे आप कि सर ये प्रिज्यूम्ड है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब आप इसमें एक्ट क्या कर रहा था ये आप देख लो। सो अगर किसी ने गोल्ड चोरी करा और थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसके चांसेस गिल्टी होने के थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा हैं। गोल्ड चोरी में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट द बंदा हैज टू प्रूव कि भैया यही था बंदा जिसने थेफ्ट ऑफ गोल्ड में इन्वॉल्व है। लेकिन थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डाइल्यूटेड कर दिया इन्होंने टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिस्कॉम्स एक्चुअली। ऑलराइट, अब इशू है कि राइट्स क्या क्या है डिस्कॉम के पास। तो डिस्कॉम के पास 3 राइट्स हैं। नंबर 1 राइट है सर्च एंड सीजर। सो सर्च एंड सीजर के पहले राइट है एंटर, इंस्पेक्ट एंड ब्रेक ओपन। सो दे कैन एंटर, इंस्पेक्ट एंड ब्रेक ओपन द प्रीमाइसेस, जहां भी लगता है उनको थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। सेकेंड राइट है उनके पास सर्च एंड सीजर। सो दे कैन सर्च एंड सीज वट एवर इक्विपमेंट दे वांट टू सीज। थर्ड पावर है आपके पास एग्जामिन एंड सीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ऐसा नहीं है कि सीज और सर्च सिर्फ दूसरी चीजों के लिए, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप पता कर सकते हो, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज है, तो सर्च एंड सीज बुक्स ऑफ अकाउंट भी हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, तो 3 पावर्स हैं। क्या राइट्स कंज्यूमर्स के पास कोई राइट नहीं है? कंज्यूमर्स के पास भी राइट है। सो कंज्यूमर्स के 3 राइट्स प्रोवाइडेड हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में with respect to search and seizure, with respect to theft of electricity. So first right जो consumer के पास है, number 1, right to remain present during search. So search के टाइम में रति अग्निहोत्री और उनके हस्बैंड को कहीं जाने की जरूरत नहीं। They have right as a consumer to be present at the time. ठीक है। Second right है, जो भी अगर इक्विपमेंट या जो भी चीजें जब्त करी गई हैं, right to receive list of things seized. तो कोई भी चीज सीज हुई है या कोई भी चीज अवेलेबल है, एवरीथिंग ये लिस्ट बना करके, लिस्ट लगा करके, और वो देना कंपलसरी है। थर्ड इज डोमेस्टिक प्लेसेस नॉट टू बी इंस्पेक्टेड एट नाइट। सो अगर सनराइज और सनसेट के बाद कोई भी अगर बिजली विभाग से आता है, ही इज नॉट ऑथराइज टू एंटर। जो भी टाइम सनसेट का हो, 5:36 जैसा भी टाइम हो,
ही कैन नॉट एंटर द डोमेस्टिक, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में एंटर करना अलाउड है। सो दीज आर द 3 राइट्स। इसको बोलते हैं सेक्शन 154 ब्रैकेट में 5 स्पेशल कोड शैल डिटरमाइन सिविल लायबिलिटी। एक चीज और भी है, लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो जनरली 3 इयर्स का होता है कि भाई आपका अगर कोई भी देनदारी है सो 3 साल से आप रिकवर कर लीजिए। अगर आप बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे, इफ यू आर साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, अगर बिल में अरियर शो कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 साल तक कोई भी डिस्कॉम या कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी एलपीएससी की बात हो रही थी, इफ यू आर साइलेंट फॉर 3 इयर्स यू लूज योर राइट एज पर लिमिटेशन एक्ट, टेक्निकल बैरियर आ जाता है, फिर आप क्लेम फाइल नहीं कर सकते। या तो उसको नोटिस इशू कर दो फटाफट कि हम विल टेक लीगल एक्शन, तब भी चलेगा। मतलब कुछ एक्टिविटी जो है आपकी तरफ से होनी चाहिए टू टेल हिम कि दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज ड्यू एंड रिकवरेबल, अदरवाइज यू लूज लॉट ऑफ राइट। वो लिमिटेशन एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इसको और कम कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मैक्सिमम बोलता है 2 साल के लिए, अलग अलग तरीके से। सो थेफ्ट के प्रोविजन में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि भाई 2 times of the tariff rate applicable for a period of 12 months. So पिछले 12 महीने में जितना भी उसका लॉस हुआ है उसका into 2 से ज्यादा नहीं हो सकता पेनल्टी। यही इनडायरेक्टली असेसिंग में 126 में बोलेगा, यही बोलेगा थेफ्ट ऑफ केस में, और यही बोलेगा सेक्शन 56 के डिस्कनेक्शन के केस में। सारे केस में आप देखोगे घूम फिर के आपको पता चलेगा कि 2 साल से ज्यादा आपका जो नॉर्मल, जैसे 5,000 का बिल आपका रोज आता है या देनदारी आपकी बनती है, तो आप 5,000 को इंटू 24 कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता मेरा। किसी भी नोटिस में जब भी आपको कोई नोटिस, मैक्सिमम नोटिस जो आते हैं 126 के आते हैं पूरे इंडिया से। आपके पास कोई भी फोन आए कि मेरे पास थेफ्ट का आ गया, ये आ गया, तो 99% वो 126 का होगा। ठीक है, थेफ्ट के बहुत कम। बिजली विभाग वाले भी इंटेलिजेंट है, वो समझते भी हमें रेवेन्यू से मतलब है, हम क्यों यहाँ पुलिस के चक्कर में और ये सब पड़े, हम ये 126 कर दो, हमें तो रेवेन्यू चाहिए मैक्सिमम मिल जाए। आप सिर्फ जब वो नोटिस देखोगे तो आप 2-3 चीजें पूछ लो उससे कि कितना एग्जॉर्बिटेंट है। वो एग्जॉर्बिटेंट पता करने का, जैसे मैंने बोला 1,03,000 का बिल आ गया, आप पूछो लास्ट टाइम का कितना बिल था आपका। अगर 4,500 था और थेफ्ट के चार्जेस लगा करके आप उसको 24 इंटू करो, अगर उससे भी ज्यादा आ रहा है, लेट अस अज्यूमिंग दैट ही इज रॉन्ग, अज्यूमिंग जो आपका फ्रेंड है वही उसने कुंडी कनेक्शन लगा रखा है, लेट अस अज्यूम, तब भी 4,500 इंटू 24 से ज्यादा तो बिल आ ही नहीं सकता ना। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में यू कैन चूज योर जज, दिस इज ओनली वन ऑफ द एक्ट्स वेयर यू कैन चूज अ जज। बाकी सारे में यू कैन नॉट चूज एज अ लीगल नॉर्मल प्रोसीजर, यू कैन नॉट चूज योर जज। जिसका जुरिस्डिक्शन है आप उस पर जाओगे भाई। आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, आप किसी और डीआरटी का तो वहां जाओगे, आपको चॉइस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में चॉइस है आपके पास। सो एज अ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, इफ अ डोमेस्टिक कंज्यूमर कम्स टू यू एंड सेज कि यार मेरा तो एग्जॉर्ब, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, तो आप बोलोगे आपके पास 2 रेमेडीज अवेलेबल है इमीडिएटली। या तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है कि कंज्यूमर कोर्ट इज फुल्ली एप्लीकेबल, तो यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। दूसरा, आप जो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन का रूट है, जहां पे इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कंपनी के पास, उस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जा सकते हो। तो दोनों में से जो आपके लिए आसान है, जो आपके पास है, जो आपको लगता है आप इजीली, और दोनों में प्लेन पेपर पे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। यहां पे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिस्कॉम का इंजीनियर ही आपका रिजॉल्व कर रहा है, तो चांसेस है जल्दी ग्रीवेंस रिजॉल्व हो जाए। पर डिपेंडिंग ऑन स्टेट कितना डिस्कॉम प्रोएक्टिव है और वहां पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, कौन सा रूरल डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको लगता है अगर कंज्यूमर फोरम आपके पास है तो कंज्यूमर फोरम, तो यू कैन चूज योर जज। सो जब ऐसा कोई मैटर आता है तो आप बोलो कि आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो, आप फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कंज्यूमर भी जा सकते हो। फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस में आप जाओगे तो आपको अपील जो फाइल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास फाइल करनी पड़ेगी। अगर कंज्यूमर कमीशन डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो तो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, फिर आपकी अपील वो वाली चेन पड़ेगी। तो ये दोनों ऑप्शन कंज्यूमर्स को अवेलेबल है। लेकिन कंज्यूमर के पास एक थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन ये है परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी, परमानेंट लोक अदालत में एक अच्छी बात है, अगर थेफ्ट का भी केस लगा है आपके पास तब भी आप जा सकते हो, आपका 126 का नोटिस भी आया तब भी आप जा सकते हो, आपका कंज्यूमर का कोई और इश्यू है कि ज्यादा बिल आ गया तब भी आप, ऑल आर कवर्ड। और परमानेंट लोक अदालत में देयर इज नो अपील। Once you go and once you settle the matter, if the electricity department is ready to settle,
सो जनरली जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है 20 to 30% का उन्होंने मार्जिन बना रखा है कि भाई अगर 126 का नोटिस है और थेफ्ट के नोटिस हैं कुछ और बंदा आ जाता है पीएलए में, तो वो क्या करते हैं 20 से 30% के बीच में उसी इंजीनियर को पावर होती है कि वो डिस्काउंट देके बोला अभी अभी 24 आवर्स में आप जमा कर दीजिए, बस चालान जो कहते हैं रसीद कर लीजिए, द मैटर क्लोजेस। तो थेफ्ट का मैटर भी खत्म हो जाता है। ये दिस इज बियॉन्ड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की अभी बात ही नहीं करी मैंने। कंपाउंडिंग अलग चीज है। कंपाउंडिंग में अगर थेफ्ट के चार्जेस हुए हैं तो आप जाकर के जो समन शुल्क है और वो जमा राजस्व शुल्क, दो चीजें जमा करनी होती है, वो आप जमा कर दो और आपका मैटर खत्म है। आपको बेल लेने की जरूरत नहीं। अगर आप ऑटोमेटिक बेल है आपकी, ऑटोमेटिक मैटर क्लोज हो जाता है। अगर आता भी है नोटिस तो आप जाके जैसी समन शुल्क की रिसिप्ट दिखाओगे कोर्ट में, मैटर एकदम से खारिज, इमीडिएटली खारिज हो जाता है। सो आपके पास अगर थेफ्ट का मैटर आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो पुलिस वाले परेशान करेंगे, ये करें, तो उनको बोलो कि आप कंपाउंडिंग के पैसे बिजली विभाग में जाके जमा कर दो, ये मैटर खत्म है। इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना कोर्ट कुछ कर सकता है ना पुलिस कुछ कर सकती है। अगर आपको बचना ही और आपके पास पैसे हैं, भाई कई बार इज्जतदार बंदा है, बोलता है मैं कहाँ चक्कर काटूंगा, तो बोलते कि आप जमा कर दो पैसे, आपका मामला खत्म हो जाएगा, सिंपल। और अगर किसी का बहुत एग्जॉर्बिटेंट बिल आया तो आप उसको दोनों ऑप्शन दे दो और बोलो तीसरा भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, परमानेंट लोक अदालत इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंटिन्यूअसली चलती रहती है। सो कुछ 3-3 महीने में लगती है नेशनल लोक अदालत, लेकिन परमानेंट लोक अदालत कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो वहां पे जाके भी आप मैटर सेटल करवा सकते हो, किसी को अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज के सेटल करवा सकते हो मैटर को। सो ये 3 ऑप्शन दे दिया। लेकिन एक मैटर है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में स्पेशल राइट्स दिए, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। So Electricity Act provides for universal service obligation. That means everybody has right to access electricity. उसके लिए अलग से एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 43। सेक्शन 43 बोलता है if any person demands electricity connection, he has a right to get electricity connection and it is the duty of the electricity department or DISCOM to provide him electricity connection and not in unlimited time, within 1 month. Act में लिखा है, not rules and regulation. ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट टू योर, आपके एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए ऑब्वियसली, राइट। एप्लीकेशन कंप्लीट है आपके पास तो इट इज द ड्यूटी एंड दिस इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेलवे, किसी भी तरह का कनेक्शन हो। इट हैज नथिंग टू डू विद कि मैं डोमेस्टिक को दूंगा। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो डिफरेंट इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जा सकते हैं, कमर्शियल कंज्यूमर्स नहीं जा सकते। सो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री कम्स टू यू एंड सेज कि मेरे पास क्या चॉइस है, उसको बोलो कि भैया कंज्यूमर कोर्ट मत जाओ, आपका जुरिसडिक्शन नहीं बनता है। इट इज फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बिकॉज दे डोंट हैव। सो अगर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट और सेल्फ एम्प्लॉयड है। अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, दुकान है उसकी परचून की, सेल्फ एम्प्लॉयड है उसकी, ही कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट, ही हैज चॉइस। बट अ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर डज नॉट हैव चॉइस, ही विल गो टू रिड्रेसल फोरम फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में वो है कि हुएवर इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंज्यूमर, लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। इस बट इसका कमर्शियल यूज तो कर नहीं रहा सर। सपोज कमर्शियल यूज इलेक्ट्रिसिटी का तो ये होगा कि वो आगे फर्दर बेच रहा है, 25% उस अपनी लैंड का प्रेमिसेस का यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कमर्शियल मीटर। कंज्यूमर की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि कोई सामान आपने खरीदा है और उसको आगे फर्दर नहीं बेच रहे आप, तो यू आर ए कंज्यूमर। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हो अपने लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए, आप फर्दर में तो उसको कमर्शियलाइज कर नहीं रहे, बट उसमें तो डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे आप। उसमें ये लिखा है इसमें, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा है कंज्यूमर सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी फॉर हिज ओन यूज, प्रीमाइसेस आर फॉर द टाइम बीइंग कनेक्टेड। मतलब इसमें कोई ये मतलब नहीं है कि वो इंडिविजुअल है या इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है। अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया है तो वो कंज्यूमर है, खत्म है कहानी। लेकिन आप उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखोगे 2019 में, तो वो बोलता है, बाकी तो ठीक है, लेकिन बोलता है बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस एंड कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
सो उसने क्या करा, पहले बोला कमर्शियल पर्पस के लिए तो वो कंज्यूमर नहीं है, फिर एक एक्सेप्शन कार्व आउट कर दिया कि कमर्शियल पर्पस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर है किसी पर्सन का तो वो नहीं है। तो खुद अगर कोई खुद कुछ काम कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड तो देन ही में भी वही है कि 25% वो भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स इनके लिए है। सिर्फ 25% ऑफ द प्रीमाइसेस, नॉट एंटायर प्रीमाइसेस। पूरे प्रीमाइसेस वो उसके लिए यूज नहीं कर सकते। फिर उसके वो एमसीडी में लिखा हुआ है रूल में। हाँ नहीं अभी सप्लाई कोड आया ना हमारा नया वाला 17 वाला। सप्लाई कोड में लिख दिया है ये। हाँ जी 17 वाले में। अच्छा ओके। सो जो मास्टर प्लान है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मास्टर प्लान बनाने के लिए, सो मास्टर प्लान में एमसीडी में मास्टर प्लान में लिखा हुआ है कि जो एडवोकेट्स है 25% यूज कर सकते हैं। अगर एंटायर प्रीमाइसेस 25 प्लस कर रहे हैं तो उन्हें कमर्शियल मीटर देना पड़ेगा, एल्स उन पर वो मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। राइट। यूयूई जो 126 है। ओके ऑलराइट। हाँ और बाकी तो यही है, और बाकी कैटेगरीज नहीं है इसके अंदर। Right, मतलब ये right. नहीं कि आप घर में शॉप खोलकर बैठे हो, वो जेजे पूरे कॉलेज में हाँ, allowed पूरे है। घर में आप शॉप खोल के बैठे हो ये नहीं अलाउड है ना। नहीं छोटी शॉप भी नहीं खोल सकते। अच्छा, 25% से वो शॉप के लिए नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड इज डिफाइंड नाउ। हाँ प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे कि ओनली प्रोफेशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड में इनमें जो शॉप है और इंजीनियर्स उनके लिए नहीं है। इंजीनियर्स कंसल्टेंट हो सकते हैं। हाँ। वो हो सकता है कंसल्टेंट। लेकिन अगर किसी ने शॉप खोली अगर तो नहीं है। सिर्फ जेजे कॉलेज में वो भी 200 यूनिट्स का कैप है। ओके ऑलराइट ठीक है। तो दैट्स वंडरफुल, दैट्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है तो हमने ये भी समझ लिया। अच्छा पीएलए और 3 ऑप्शंस हो गए हमारे पास। पीएलए में आप थेफ्ट में भी जा सकते हो, 126 में भी जा सकते हो, कंज्यूमर में भी जा सकते हो, प्री लिटिगेशन भी जा सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट और ओम्बड्समैन का जो रूट है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर या सेल्फ एम्प्लॉयड को तो पूरा रूट, दोनों रूट अवेलेबल है, चॉइस है। लेकिन इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। आपको ओम्बड्समैन वाला रूट ही सबसे सूटेबल है, आप क्लियरली एडवाइस कर सकते हो, इसलिए चैनल आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इशू ये आता है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन सेक्शन 43 की राइट टू एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्पेशल कैटेगरी दी गया है। इस केस के लिए आपके पास अगर आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, न्यू कनेक्शन विद इन 1 मंथ, यू कैन डायरेक्टली गो टू एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एंड हु इज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज नथिंग बट 1 मेंबर ऑफ कमीशन सिटिंग एंड एडजुडिकेटिंग द मैटर। सो न्यू कनेक्शंस को एक हायर प्लेटफॉर्म पे रखा गया है कि भाई अगर किसी ने कनेक्शन मांगा बिजली का तो वो तुरंत बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए उसको। एक ह्यूमन राइट्स का इशू है कि भाई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन का इशू है। और वो अगर नहीं मिल रहा है कनेक्शन किसी को, इंडस्ट्रियल भी है कोई भी है, वो सीधे कमीशन के पास जा सकता है कि भाई मेरे को कनेक्शन मैंने मांगा था। और कमीशन के पास पावर्स हैं कि जितना डिले होता है कनेक्शन देने में 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन डिस्कॉम पे लगा सकती है टिल द टाइम इट इज डिलेड। देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ये है कि अगर वहां पे जो कैपेसिटी है लाइन की बहुत कम है तो वो जितना टाइम उसको एनहांस करने में लगेगा, तो कमीशन भी लास्ट के आप क्यों एनहांस नहीं कर रहे हो? जब डिमांड आप एनहांस करो भाई, गो अहेड। वो टाइम कमीशन ग्रांट करेगी, वहां पे असेस करेगी कि अब जैसे कॉलोनी के अंदर है कोई मांग रहा है तो उसमें कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन जैसे मान लो आउटसाइड है, बिल्कुल रिमोट एरिया है और उसमें इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में कनेक्शन नहीं मिल रहा है, बुराड़ी जैसे और वो शेयरिंग पर मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है अच्छा, तो sharing खर्चा पे आप मिल रहा है। करो, आधा खर्चा हम करेंगे, वैसे नहीं। हाँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वो डिसाइड करेगी कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। मतलब यू कैन फाइट इट आउट देयर। दिल्ली जैसे नॉट दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है तो रिमोट की तो बात छोड़ी। नहीं पर ये डिफीट, ये तो ऑब्लिगेशन। अभी भी ये हाल है कि एक कनेक्शन लेने के लिए अगर दूसरा कोई डिस्कनेक्ट करा रहा है तो आपको तब मिल रहा है कनेक्शन। दिल्ली जैसे बुराड़ी जैसे इलाके में उसमें स्कूल करे मेरे पे इतने कम में चालू हो जाएगी, मेरे को नए जनरेट करना पड़ेगा, नई लाइन तो लगाना तो लगा देना चाहिए। नई लाइन में लगाने में क्या है? टाइम इसीलिए मांगते हैं लोग, कमीशन जाके टाइम दे दो तो 6 महीने के फंड नहीं है, वो कहे एमएलए फंड से दे दो, म्युनिसिपल एमएलए फंड से क्यों? तो डिस्कॉम क्या इन्वेस्ट करेगा भाई? ये सब पार्षद फंड से पैसा लेते हैं लोग। हाँ, हाँ। कि हम अपने काउंसलर से बोले जाके वो पुराने तो वो शेयरिंग पे करते हैं ना, आधा तो पैसा काउंसलर फंड से डिस्काउंट करेगा, आधा पैसा पैसा जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो लोग खर्च करते हैं। अच्छा मेरे हिसाब से तो पूरा डिस्कॉम को खर्च करना चाहिए, वो तो कंज्यूमर है अपने भाई। जब भी फिर अगर बाद कोई में बिल में डाल देते होंगे हाँ। शायद, पता नहीं, पर अभी ये एआरआर में क्लेम एक्सपेंसेस क्लेम कर लेनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बट वो अभी ऐसा है, दिल्ली में है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज में काफी में है। अच्छा ओके ऑलराइट ठीक है।
अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास और भी पावर्स है। सो जो फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन की हमने बात करी थी, अगर फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर ने कोई डायरेक्शन दिया है और आपको उसको डायरेक्शन को चैलेंज करना है, किसी ने बोला कि प्लांट रोक दो अपना, फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर ने आपको चैलेंज करना है, तो आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकते हो। रिवर्स भी हो सकता है, अगर आपको डायरेक्शन दिया है जनरेटिंग कंपनी या किसी को और आपने वो काम नहीं करा, तो फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर भी रेगुलेटरी कमीशन के पास जा सकता है कि पेनल्टी इनके ऊपर लगाइए। तो वो दूसरा है। तीसरा जो अमेंडमेंट बिल आया है अभी इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किसी को एनफोर्स कराना है, तो इसमें अभी तक हमारे पास आर्बिट्रेशन का प्रोविजन था, एनर्जी आर्बिट्रेशन, जो परसों हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो आज की तारीख में अगर किसी को पावर परचेज एग्रीमेंट एनफोर्स कराना है या ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट एनफोर्स कराना है, तो उनके पास क्या पावर्स है, वो एनर्जी आर्बिट्रेशन रूट ले लेते हैं। उसका पूरा ही प्रोसीजर एकदम यूनिक अनोखा प्रोसीजर है, दैट विल डिस्कस डे आफ्टर टुमारो। इसको एक्सपेडाइट करने के लिए 2022 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें यह प्रोवाइड करा है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ही पावर परचेज एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करवा सकता है। ही विल सिट अलोन एंड ही कैन एनफोर्स। दूसरा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में यह इंट्रोड्यूस करा है कि एक मेंबर लॉ मेंबर होना चाहिए, कंपलसरी। सो अभी तक लॉ मेंबर का कंपल्शन नहीं था, भले ही रिटायर्ड जजेस एंड इंजीनियर्स मेंबर्स दोनों मिलके करते थे, लेकिन इट वाज नॉट कंपलसरी। आईएएस ऑफिसर्स भी बन जाते थे मेंबर्स एंड चेयरमैन, लॉ मेंबर का कंपल्शन नहीं था। हो गया तो ठीक है, वरना इट इज ओके। बट नाउ दिस अमेंडमेंट बिल हैज प्रपोज्ड दैट लॉ मेंबर इज कंपलसरी इन ऑल द रेगुलेटरी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर एक जजमेंट में डिसीजन दिया था, बॉम्बे का एमईआरसी का जजमेंट था, जहां पे कहा था कि सिंस दे आर क्वाजी जुडिशियल बॉडी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो जो भी पुराने लॉ ऑफिसर्स हैं या लॉयर्स हैं, इनको आप मेंबर बनाओ। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि जहां भी लॉ मेंबर की वैकेंसी निकले, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप लोग अप्लाई कर दो वहां पे। और ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम ड्यूरेशन के लिए बनना है, आपका एक्सटेंशन 2-3 बार हो सकता है। बिहार में भी हो सकता है 5 साल आप करके फिर 5 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा आपको। अगर आप 65, अब तो 67 कर रहे हैं एज, तो रिटायरमेंट के जस्ट टाइम पहले भी कर सकते हो आप, लेकिन अभी भी बन सकते हो। सर अभी है हमारे एनडीपीएल से कुछ लोग रिटायर हुए थे, अभी पीएलए में परमानेंट लोग अदालत में लीगल के लगे हुए हैं, एज ए मेंबर लगे हुए हैं। नहीं, वो तो पीएलए के लगे, लेकिन मेंबर रेगुलेटरी कमीशन के तो थोड़ी सी हायर प्लेटफॉर्म हो जाता है ना, यहाँ पे तो लगे हैं। तो ये भी, और वो 65 एज तक, 60 में आप रिटायर हो, 5 साल आप मेंबर लॉ बन गए। तो सर ये एक तो चेयरमैन को देते ही हैं जज को, फिर उसके बाद टेक्निकल मेंबर को प्रेफर करते हैं ज्यादा, तो ये दिखा नहीं, अब मेंबर लॉ सब जगह अपॉइंट अलग से करने लगे हैं। चेयरमैन अलग, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, एक टेक्निकल मेंबर, एक मेंबर लॉ। और कई जगह तो 1 मेंबर कमीशन है, तो 1 मेंबर कमीशन में चेयरपर्सन और एक मेंबर लॉ, तो मेंबर लॉ कंपलसरी हो गया। बहुत बढ़िया। सो ये लीगल कम्युनिटी के लिए, मतलब आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को कोई कभी जाओ इंटरव्यू देखने, तो मेरे से बात कर लेना, मैं कुछ बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन ये आप लोगों के लिए तो फ्यूचर खुला हुआ है, तो आप इन्वेस्ट करो टाइम अपना पढ़ने में, कम से कम 10 मिनट रोज के ना कहीं आप दो। अब आपके वीडियो जरूर देखेंगे सर हम लोग। हाँ, ये बात तो पक्की है। एवरीडे 5 o'clock सर, एवरीडे 5 o'clock हम कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो हमने क्रिमिनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर लिया, हमने इस कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर लिया। लेट अस गो टू सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, सेक्शन 126 एंड सेक्शन 127 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अब सेक्शन 126 बोलता है, अब डिसऑनेस्ट, वो जो आपके जो डेरा है ना, डेरा को भूल जाओ, अभी हटाओ। वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। वो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को 5 पार्ट में डिवाइड करता है। वो बोलता है 5 चीजें अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फर्स्ट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लाइसेंसी। सेकेंड, आर्टिफिशियल मीन्स यूज्ड। सो अगर किसी ने मैग्नेट यूज करा है, किसी ने तार अगर लग गया है, किसी का कोई भी आर्टिफिशियल मशीन यूज करी है, आर्टिफिशियल मीन्स। थर्ड, टेम्पर्ड मीटर,
ही इज नॉट सेइंग कि आपने टेम्पर करा है मीटर, चाहे पानी गिरने से टेम्पर हो गया हो, चाहे बारिश से टेम्पर हो गया हो, चाहे गलती से टेम्पर हो गया हो, किसी कोई गाय ने घिसट दिया तो टेम्पर, जो भी रीजन है, मतलब ही इज नॉट टेलिंग कि आपने टेम्पर करा है, आपके बारे में कुछ नहीं बोला, वो बोलते टेम्पर्ड है मीटर, तो मतलब अनऑथराइज्ड यूज है, खत्म। फोर्थ, पर्पस अदर देन यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड, मतलब आपको एग्रीकल्चर कंजम्पशन, एग्रीकल्चर का कनेक्शन मिला हुआ है, आपने डोमेस्टिक यूज कर लिया अनऑथराइज, आपको एग्रीकल्चर का मिला हुआ है, आपने इंडस्ट्रियल यूज कर लिया अनऑथराइज, आपको एग्रीकल्चर का मिला, आपने कमर्शियल यूज कर लिया अनऑथराइज, या रिवर्स, पर्पस अदर देन इट इज यूज्ड। फिफ्थ एंड फाइनल इज प्रीमाइसेस अदर देन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड। सो आपके 4 मंजिला का मकान है, आपका फर्स्ट फ्लोर का आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया, ऊपर वाले को आपने दे दिया, प्रीमाइसेस दूसरी है, तो प्रीमाइसेस अदर देन प्रीमाइसेस, या तो पड़ोसी को आपने दे दिया या किसी और फ्लैट को दे दिया, प्रीमाइसेस अदर देन, all these 5 matters comes under the definition of unauthorized use of electricity. In case there is an unauthorized use of electricity, then there are stages of investigation. So first stage में जब भी पता चलेगा, एक तो नंबर 1 एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी बनाई गई है, और पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना, क्योंकि इंजीनियर वाज अ सेक्रेटरी पावर, बहुत सारी क्वाजी जुडिशियल पावर्स इंजीनियर्स को दी गई। असेसिंग ऑफिसर इज नोबडी अ इंजीनियर इन अ डिस्कॉम, उसका नाम आप भेज देते हो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि दिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज असेसिंग ऑफिसर। अब नाउ ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। जैसे ही उसको पता चलता है किसी भी सोर्सेज से कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, तो 5 चीजें देखता है कि इनमें से 5 में से किस में कवर होता है, तो लिख देता है इट इज प्रीमाइसेस अदर देन द प्रीमाइसेस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया, आपने पड़ोस को दे दिया, ऊपर वाले को दे दिया, जो भी दे दिया, तो वो अनऑथराइज्ड यूज हो गया। तो सबसे पहले प्रोविजनल असेसमेंट आपके पास नोटिस भेज दिया। मैक्सिमम 99% केसेस आपके पास अगर कोई फोन करके बोलेगा तो यही होगा, आप उससे मंगवा लो जस्ट टू क्लैरिफाई कि भाई मैं तो अपन तो गलत नहीं है, तो उसको क्या आपका जो प्रिलिमिनरी डिमांड दिया है उसने क्या दिया है, कितना अमाउंट दिया है, फोन पे अमाउंट पूछ लो और देख लो। अब 30 दिन का टाइम होता है आपको जवाब देने का। आपके पास चॉइस होती है, आप जवाब दो, आपके पास चॉइस होती है नहीं जवाब दो, आपके पास थर्ड चॉइस होती है आप वो जो पैसा है जमा करा दो। अगर आपने वो पैसा जमा करा दिया, द केस क्लोजेस, देयर इज नथिंग टू डू। प्रोविजनल असेसमेंट उन्होंने दे दिया, उन्होंने जमा करा दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दो विद इन 30 डेज वहां पे जा करके। रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल देता हूं मैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप क्या घर है, डोमेस्टिक कनेक्शन है, और आपने आपके भाई ने शॉप खोल लिया आगे, अब वो कमर्शियल हो गया। असेसिंग ऑफिसर या किसी को पता चला, उन्होंने फोटो वोटो ली, उन्होंने एक असेसमेंट डाल दिया आपको। अब जो असेसमेंट वो डालेगा 12 महीने का इंटू 2 करके डालेगा, मतलब 24 महीने का बिल डाल दिया उसने, जितना डिफरेंस है। डबल द रेट फॉर 12 मंथ्स, डबल द रेट 12 मंथ्स, ठीक है। आप रिप्रेजेंटेशन में दोगे कि सर मैंने तो 2 महीने पहले ही परचून की दुकान खोली है, ये मेरा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस है जो मैंने 2 महीने पहले लिया है। तो आपको अगर असेसमेंट करना भी है तो आप एक काम करो, 2 महीने का करो, आप 24 महीने का क्यों कर रहे हो? मेरा एक एग्जाम्पल है ये। या एफएस, आपने चलो फूड के लिए शॉप खोल दी, कुछ फूड खाने पीने की दुकान खोल दी है, तो आप एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन कराओगे, वो रजिस्ट्रेशन लगा के आप दे दोगे असेसिंग ऑफिसर को, ये भी 1 ही महीने 15 दिन पहले खोली सर मैंने। इस तरह से क्या होगा, अब असेसिंग ऑफिसर देखेगा, वो बोलेगा ठीक है, वो कम कर देगा या नहीं करेगा कम, मतलब जो उसकी मर्जी है। तो 30 दिन में वो फाइनल असेसमेंट दे देगा आपके रिप्रेजेंटेशन को लेकर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, देना चाहिए। जब भी कोई बोले तो बोलना आप प्लीज जाओ रिप्रेजेंटेशन दो, क्योंकि फिर आप वीक फुटिंग पे फ्यूचर में रहोगे अगर आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया उस समय, ठीक है। और अगर बिल पे करना है, कुछ है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो बोलो कि यार आप इतने सीनियर हो, बिल पे करो, खत्म करो कहानी। मतलब वो असेसमेंट अपने अपने हिसाब से होता है कैसे करना है। फाइनल असेसमेंट जब स्टेज 2 में जब फाइनल असेसमेंट दे दिया असेसिंग ऑफिसर ने, फाइनल असेसमेंट में मैक्सिमम जो पेनल्टी लगा सकता है ओनली फॉर 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इंस्पेक्शन, ट्वाइस द टैरिफ रेट जो आपने बताया, ठीक है। अब इसकी अपील आप 30 दिन में फाइल कर सकते हो अपेलेट अथॉरिटी के पास। अपेलेट अथॉरिटी में जनरली रिटायर्ड जजेस को बना दिया जाता है अपेलेट अथॉरिटी,
यहाँ पे इंजीनियर होता है असेसिंग ऑफिसर, अपीलेट अथॉरिटी में रिटायर्ड जजेस होता है, जब जनरली जनरल मैनेजर्स भी और चीफ इंजीनियर जो रिटायर होते हैं वो भी अपीलेट अथॉरिटी बन जाते हैं। Appellate authority of Delhi Electric, ये appellate authority of असेसिंग ऑफिसर के अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं, ट्रिब्यूनल अलग है, ये अपीलेट अथॉरिटी है। इस अपीलेट अथॉरिटी में अपील आपकी तब तक फाइल नहीं हो सकती जब तक आप 50% ऑफ द अमाउंट जमा करें, इसीलिए वो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था जो मैंने बोला था देने को, ठीक है। तो आप क्लियर रहो, आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, या तो फाइनल असेसमेंट जो है आप उसे सेटिस्फाइड होकर आप उसको पेमेंट कर दो, तब भी मैटर खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको चैलेंज करना है तो उसको बोलो कि 50% रुपीज जमा करें, और जो आप एप्लीकेशन अपील में लगाते हो 30 डेज में, विद इन 30 डेज में, उसमें वो कॉपी लगाई जाती है कि भाई मैंने 50%, अगर मेरा 50,000 का बना है तो 25,000 जमा कर दिया, 25,000 का हाँ, वो जब फाइनल ऑर्डर होगा तब देखेंगे अपन, ठीक है। तो फिर आप अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन अनीस अहमद यूपी में, उसने जैसे ही प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तो उसने जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी, रिट पिटीशन फाइल कर दी। क्यों रिट पिटीशन फाइल कर दी? कि और केस का नाम था यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस अनीस अहमद, कि उसने बोला कि भैया 50% मैं क्यों जमा कराऊं, मैं रिट फाइल कर देता हूं, ठीक है। और सिमिलर केस हुआ मैसर श्री सीताराम राइस मिल के केस में। इसने क्या करा, रिट फाइल नहीं करी हाई कोर्ट में, वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया। आपके पास रेमेडीज अवेलेबल थी, आपने बोला असेसिंग ऑफिसर ने अपना फाइनल असेसमेंट दिया है, अब मैं अगर अपील फाइल करूंगा तो क्या होगा, मेरे को 50% जमा करना पड़ेगा। बेटर है एक बंदा हाई कोर्ट पहुंच गया, एक बंदा जो है कंज्यूमर फोरम पहुंच गया कि मैंने तो मैटर सब्जुडाइज, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबने क्या क्या कहा ये देखते हैं अपन। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्सेस मेसर्स श्री सीताराम राइस मिल सिविल अपील 2011 में डिसाइडेड था। फुल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की। फुल बेंच का क्या मतलब होता है? नहीं, अगर एक जज बैठता है कोर्ट में, इट इज चेंबर जज। सो अगर सिंपल मैटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं, तो एक जज बैठ के डिसाइड कर देता है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे ट्रांसफर पिटीशंस हो गई, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो, इस तरह से अलग अलग एलोकेशन होते हैं, चेंज होता रहता है, पर बेसिक बता रहा हूं मैं। अगर 2 judges of Supreme Court sitting together and deciding the matter, it is division bench. Most of the writ matters and civil appeal matters, criminal appeal matters, they are all decided by division bench. When there is interpretation of law, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इंटरप्रिटेशन है, in that case full bench sits and decides the matter. Full bench का मतलब होता है 3 जज sitting together and deciding the matter. तो अनीस अहमद के केस में 3 जज बैठे क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन्वॉल्व था। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर इन्वॉल्व है, देन 5 जजेस सिट टुगेदर एंड डिसाइड द मैटर, विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उसके ऊपर जितनी भी बेंचेस होती है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है उनको। वो चाहे वो नॉर्मल भी मैटर डिसाइड करें, बट दे विल बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और वो जनरली 5, 7, 9 इसी सीक्वेंस में चलती है, 11, 13, 15 ऐसे चलती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अनीस अहमद के केस, सॉरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्सेस श्री सीताराम राइस मिल के केस में फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी। उसने नंबर 1 ये करा, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन द वाइडेस्ट सेंस। इसका मतलब, कहने का मतलब ये था कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड्स थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। आपके डिस्कॉम के पास चॉइस है, वो चार्जेस लगाना चाहता है थेफ्ट का कि नहीं लगाना चाहता है। वो अगर उसको थेफ्ट दिख भी रहा है, वो 125 का मैटर बना करके असेसमेंट कर सकता है वाइडेस्ट सेंस। नंबर 2, मतलब सबसेट, थेफ्ट इज अ सबसेट ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, ओनली फाइनल असेसमेंट पास्ड अंडर सेक्शन 126 सबसेक्शन 3 कैन बी अपील्ड। और अपील कहां पे फाइल होगी? नॉट टू द हाई कोर्ट, अपेलेट अथॉरिटी। मतलब 50% दे करके अपील फाइल करनी। थर्ड, in provisional orders and assessment orders, high court should not entertain the petitions. So मान लीजिए अनीस कुमार का केस भी गया, कौन सा केस गया? अनीस अहमद का केस भी गया। तो उसने बोला कि भैया
आप असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर चेक कर लिया, चलो सर मैं हाई कोर्ट में खर्चा कर देता हूँ, बोला क्यों टाइम पास कर रहे हो, 50,000 खर्च करोगे वकील से, यहीं सेटल कर लो फिर। उससे अच्छा है कि 50% दे करके अब यहाँ भी फाइल करो अगर बहुत ही चैलेंज है तो वो अल्टीमेटली क्या, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई बंदा आपका फंसेगा तो उसको आप प्रॉपर गाइड कर सको कि भाई दिस इज द रूट, अगर आप इस रूट पे लोगे तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं, पर आप देख लो, मतलब इट इज योर चॉइस, बट माई एडवाइस इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया इसमें। अब यूपी पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस अनीस अहमद में, क्योंकि वो कंज्यूमर कोर्ट गया था, यहां पे हाई कोर्ट गया था, वो वहां पे कंज्यूमर कोर्ट चला गया था। ठीक है, फिर ये रिट फाइल होके फिर हाई कोर्ट आया, फिर इसमें अनीस अहमद में यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने रिट फाइल करी, मतलब केस फाइल करा हाई कोर्ट में कि भैया ये लोग दे डोंट हैव जुरिसडिक्शन, कंज्यूमर कोर्ट डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन। तो यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना ये था, वंस ऑर्डर मेड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 126, कंप्लेंट नॉट मेंटेनेबल इन द कंज्यूमर कोर्ट। सो आप कंज्यूमर फोरम भी नहीं जा सकते 126 की, अगर आपको लग रहा है नोटिस आने वाला है 126 का, तो पहले ही कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर दो। अगर किसी को कोई बोलता है यार मेरा इंस्पेक्शन हो गया, कभी भी मेरे नोटिस आ सकता है, मैं क्या करूं, तो बोलो अभी चले जाओ, एक दिन में फाइल कर दो, बिफोर प्रोविजनल ऑर्डर रिसीव बाय यू फाइल इट, तो ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते। कंज्यूमर फोरम में क्या फाइल करेगा फिर? कंप्लेन की जो भी कंप्लेन करनी है उसको, कि मीटर ये ठीक से नहीं लगा रहे हैं, बिल भेज नहीं रहे हैं, जो भी इशू है उनके, बिल एग्जॉर्बिटेंट आ रहे हैं, जो कंप्लेंट है उसकी बहुत सारी कंप्लेंट, मैंने ठीक करने के लिए कंप्लेंट दी है, उन्होंने ठीक ही नहीं करा, उनकी गलती है। मीटर चेंज करने की मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, वो नहीं कर रहे हैं, फिर वो कंज्यूमर मैटर हो जाता है ना। ठीक है, वो तो मतलब वो तो आपको उस सिचुएशन को देख करके डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है प्रॉपर। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मेसर्स ओरियन मेटल प्राइवेट लिमिटेड में थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया। तो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वही डिस्कस हुआ कि प्रूव द केस बियॉन्ड डाउट, स्ट्रिक्ट प्रूफ इज नॉट नेसेसरी फॉर असेसमेंट ऑर्डर। सो असेसमेंट ऑर्डर के लिए ज्यादा बहुत स्ट्रिक्ट प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप अपने रेवेन्यू सेफगार्ड कर सकते हैं। We will continue the discussion। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एनर्जी आर्बिट्रेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है आर्बिट्रेशन, एनर्जी आर्बिट्रेशन, वो हम परसों डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लॉज और बाकी प्रोविजंस भी डिस्कस करते रहेंगे।